I want to discuss today the concept of globalization. It is related to BCom students and Indian economy, and there are three terms we know: L, P, and G. Liberalization, privatization, globalization. Globalization. All these three terms are related to the economic reforms. जो हमारी कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए ये उनसे रिलेटेड वर्ड्स हैं. We call them economic reforms, LPG. ये जो बच्चों टर्म है ग्लोबलाइजेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और इसने भी हमारे सिनारियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का ये भी एक पार्ट है और लिबरलाइजेशन का ये भी एक पार्ट है. जैसे लिबरलाइजेशन एक वाइडर टर्म है, उसमें लिबरलाइजेशन एक वाइडर टर्म है, उसमें प्राइवेटाइजेशन भी आता है, डी लाइसेंसिंग भी आती है, ग्लोबलाइजेशन भी आता है. दीज टर्म्स आर the liberalization or economic reform is a very wide term. It includes these other terms. So what is globalization? I want to take globalization है क्या? Globalization refers to, जो ग्लोबलाइजेशन है, इट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ integration, process of integration of the world into a huge market. पूरे वर्ल्ड को आपस में इंटीग्रेट कर दो. कंट्रीज जुड़े हुए हैं आपस में, एक कंट्रीज में जो एक्स्ट्रा बन रहा है वो दूसरी कंट्रीज में जा रहा है, तो ये ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं. और इट रेफर्स टू uninterrupted it refers to uninterrupted flow of trade, capital, technology, trade, capital, technology, services and labor across the international frontiers. Across the international frontiers. जब, और एक बहुत फेमस लाइन है जो हम ग्लोबलाइजेशन में बहुत यूज करते हैं, ये बोलते हैं एंटायर वर्ल्ड इज अ विलेज. entire world entire world is a
विलेज। उनका यह कहना है कि अब इंटरनेट के आने के बाद ऑनलाइन बिजनेसेस एंड कंट्रीज का आपस में इतना ज्यादा रिलेशनशिप हो गया है लेन देन व्यापार चलने लग गया है कि एंटायर वर्ल्ड एक छोटा सा गांव लगता है क्योंकि हम लोग इन नए नए इन्वेंशन से कनेक्टेड है और इजीली बिजनेस कर पा रहे हैं अक्रॉस द कंट्रीज फ्रंटियर। तो इसको उन्होंने ग्लोबलाइजेशन बोला और उन्होंने कहा फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड टेक्नोलॉजी। अगर जो आप ये देखें, जब जब मैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करता हूं, एक वर्ड ये माइंड में आता है, कंजर्वेटिज्म, पुराने ख्यालात, पुराने विचार। इंडिया की टेक्नोलॉजी यूज करनी है, इंडिया के प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, बाहर वालों के प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने और अब्रॉड से डीलिंग नहीं करनी है। ये कंजर्वेटिज्म है जो बहुत साल चला। उसका भी अपना एक रीजन था, उसका एक समय था जब डर था, जब ये लगा 47 50 से 91 तक, 41 साल 44 साल 44 इयर्स तक, कि अब बहुत हो गया, अपना स्वदेशी स्वदेशी बहुत हो गया। और जब हम जानते हैं कि कोई भी कंट्री वर्ल्ड में सेल्फ रिलायंट नहीं है तो वो क्यों डरता है ग्लोबल होने से? क्यों नहीं वो व्यक्ति ग्लोबलाइज्ड एरिया में चला जाता और ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट बन जाए, जो जिस पे फालतू है वो दूसरी कंट्री को दे और दूसरे पे जो फालतू है वो पहली कंट्री ले ले, जिससे कि पूरे वर्ल्ड में सर्वे सभी लोग एक दूसरे को पुल अप कर सके, उठा सके, लेवल उनका एलिवेट हो सके। ये ग्लोबलाइजेशन का लक्ष्य था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO played a very important role in increasing globalization. The WTO maintained a harmonious relationship between many countries so that there are no trade dispute, there are misunderstanding, then they can be removed. If there are misunderstanding, they can be removed. This is what are they saying? World Trade Organization played a very important role in the field of globalization. फिर बच्चों इससे क्या फायदे होंगे, क्या होगा? इसका एक बेसिक एडवांटेज है, ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आएगी कंट्री में और वॉल्यूम एंड वैरायटी ऑफ ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड विल इंक्रीज, फॉरेन एक्सचेंज विल कम, foreign exchange will come, and there will be free flow of trade and technology. It will improve living standard. It will improve living standard of the countries who are indulged in foreign export and import. As you know, मैंने ये बात पहले भी बताई कि हम लोग जो
ग्लोबलाइजेशन में हैं, वी आर इनटू ग्लोबलाइजेशन, तो वी गेट द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. Look at our mobile, our cars, our laptops, our internet, our branded clothes, our eating joints. You all are fond of those such things which are good, which are of good quality. आप और हम सब लोग इन चीजों के शौकीन हैं. एक अच्छा एम्बियंस फील होता है लिविंग स्टैंडर्ड में, तो मजा आता है ब्रांडेड चीजों में. और एक कंट्री की बढ़िया टेक्नोलॉजी यदि दूसरी कंट्री में आती है तो वी एंजॉय. एक ये छोटा सा एग्जांपल देख लो. इफ आई एम टीचिंग थ्रू डिवाइसेस, थ्रू टेक्नोलॉजी, so we are gaining na, we are gaining through these softwares. If I'm using in teaching this interactive panel, this laptop, while making those video lectures, so I'm getting advantage. The quality of teaching is improving. I can easily write for long hours, and what I'm writing is saved. So ये जो चीजें हैं, इनसे क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ बेटर होती है, नो डाउट. ये एडवांटेज है, ये ऑब्जेक्टिव है ग्लोबलाइजेशन का. फिर बच्चों इंटरनेशनल ट्रेड होता है. इंटरनेशनल ट्रेड इज प्रमोटेड. इंटरनेशनल ट्रेड इज प्रमोटेड. Then we have FDI, FII. We have FDI, foreign direct investment, FII. And we get huge foreign exchange through globalization. We get huge foreign exchange. फिर one more thing in a country like India, please इसको ध्यान से सुनना है. You might have heard among many of the students, they are willing to go to abroad. Let this crisis is not there. I have seen students talking about they want to go to Canada, they want to go to USA, Australia, New Zealand, Saudi for working. This is free flow of labor, skilled people. In India, we have a huge population. Globalization is helping people to go to abroad and to settle down. Every family might have some relative who are settled at abroad. ये भी एक बहुत बड़ा साइन है. अगर जो ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो इतने लोग अब्रॉड में सेटल भी नहीं होते, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में मनी और टेक्नोलॉजी के साथ बंदों का भी आना जाना शामिल है. ये चीज बच्चों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबलाइजेशन में रोल प्ले करती है. फिर if a company is global, it is called multinational company or corporation. It is called MNC. इसको क्या बोलते हैं बच्चों? MNC, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बोलते हैं, या मल्टीनेशनल कंपनी.
वी कॉल इट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और मल्टीनेशनल कंपनी, जो कंपनी के लिए एक बहुत प्राउड और प्रिविलेज की बात होती है। इसके जो एग्जाम्पल है, इंडियन कंपनी, इंडियन एमएनसी इन अब्रॉड, वी हैव रिलायंस, वी हैव टाटा, TCS, Tata Consultancy. We have Reliance, we have Tata Consultancy. We have Bata Shoe Company. We have State Bank of India. We have ONGC. These are our companies, our brands, our Indian companies who are MNCs. Beside that, foreign MNCs in India, we have huge number. There is no small list. No small list. Huge number. Huge. Like we have Hindustan Unilever. Don't get confused. नाम से मत कंफ्यूज होना. Hindustan Unilever is a group of, it is a subsidiary company of a Unilever group at London, Britain. It is absolutely a multinational company and it has got a setup at abroad outside India. We have Sony. We have Suzuki. We have McD. This is eating joint. We have Philips. We have IBM. We have Microsoft. Huge list. We have Apple. We have Samsung. We have Honda. In all automobiles we have, but Mahindra is Indian. Mahindra is Indian. The Scorpio and the others, this is Indian. We feel proud. So these are the companies जो इंडिया में अब्रॉड, ये एमएनसीज है और ये ग्लोबलाइजेशन का नतीजा है. इससे बच्चों ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है. Many of your relative or our relative, they are into these MNCs. You have Facebook, Amazon, these are all MNCs. Long list. But we are not worried. They come to India, they bring money, they invest, they take the profit, no doubt, but they create huge employment for people like you who are listening. तो ये ग्लोबलाइजेशन बुरी चीज नहीं है, इससे क्यों डरे हम इतने साल. वी हैव लॉस्ट, और इन्हीं की वजह से फॉरेन एक्सचेंज इतना ह्यूज हुआ जो 450 को क्रॉस कर गया. ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ग्लोबलाइजेशन. और इसमें क्या होता है, अपनी कंट्री में जितना माल बेच सकते हो बेच लो, फिर अब्रॉड चले जाओ, जो चीज फालतू हो वहां बेचो. First you tap your country, then you go to abroad. What is the role of what Hyundai has done? Hyundai cars are Korean brand. What they have done? First they sold the maximum cars to their country, then they entered to India. Honda, it is Japanese. What they did? First they tapped their country, then they entered to global. Kia, the recent company, just like a sister concern of Hyundai, Kia first tapped the Korean market, then they entered to Indian market. This is globalization. अपने देश को पहले पूरा टैप करो, फिर दूसरे देश में चलो, उधर भी माल बेचो, खूब माल बनाओ, खूब प्रॉफिट हो.
क्या होता है बच्चों, क्योंकि अपनी कंट्री में हम एक बंदे की लिमिट होती है. अ कंट्री हैज गॉट अ लिमिट टू सेल इट्स प्रोडक्ट एंड इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट, नेवर फॉरगेट. ये बात कभी मत भूलो. ह्यूज पॉपुलेशन, 135 crores. Every country on their MNCs have got an eye on India's population. वो कहते हैं बहुत कस्टमर हैं. वी हैव चाइना एट नंबर 1, बट चाइना जो नंबर 1 पे है वो सेल्फ सफिशिएंट है काफी मामले में. वी आर नॉट. इसलिए इंडिया पे बहुत लोग फोकस करते हैं. इंडिया पे बहुत लोग फोकस करते हैं. वो कहते हैं बहुत बड़ी मार्केट है, ह्यूज पॉपुलेशन is an attraction for many marketers to sell their product in India. And Indians, they enjoy the quality because we don't have those things. So globalization is good for companies because foreign exchange, business expansion, it is really good. Globalization is no doubt good. There is competition. As I told you earlier, एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैंने दिया था. मेरा एग्जाम्पल था, यदि इंडियन कंपनी इंडिया में ही माल बेचेंगी तो असलियत जान ही नहीं पाएंगे. इंडियन कंपनी यदि अब्रॉड के कंपटीशन में टक्कर में काम लेंगी तो वो जान पाएंगी कि वो स्टैंड कहां करती है. ये ओलंपिक वाला लॉजिक था. जब हम इंडियंस के साथ भाग रहे हैं तो इंडियन ही फर्स्ट, इंडियन ही सेकंड, इंडियन ही थर्ड. और जब हम ओलंपिक में भागते हैं तो पता लगता है इंडियन कौन से नंबर पे है. एक तरीका है अपनी बात को कहने का. नाउ इंडियन कंपनीज आर अवेकन. वो जाग गई हैं. वो जान रही है कि उन्हें क्या करना है. व्हाट दे हैव टू डू. दोज इंडियन कंपनीज, तो वो टक्कर लेने लगी हैं अब वर्ल्ड की कंपनीज की. बट ये तभी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री प्रमोट्स द ग्लोबलाइजेशन. वरना ग्लोबलाइजेशन हो ही नहीं सकता. बिकॉज ग्लोबलाइजेशन के लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, लिबरलाइज्ड इकोनॉमी चाहिए, ट्रेंड स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए. एंड फॉरेन मार्केट में एंटर करना आसान नहीं होता. इट इज टफ बिकॉज आपको एक्सपोर्ट करना होता है, उधर लाइसेंस लेने होते हैं, उधर फ्रेंचाइजीज बनाने होते हैं, जॉइंट वेंचर्स करने होते हैं. अभी एक वर्ड मैंने यूज किया था, एफआईआई और एफडीआई. बच्चों मैंने ये बात पहले भी बताई थी. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, मशीन एटसेट्रा. ये बात मैं पहले बता चुका हूं. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है. People don't want, they can't run immediately. Difficult to quit immediate. If some crisis come in FDI, FII is foreign institutional investors. FII is foreign institutional investors. They invest in security. Of suppose Indian company.
they can quit easily by selling securities. They can quit easily by selling securities. And sometime when they start selling, it puts a pressure on the stock market. तो FII से बेटर FDI है. FDI में एक फायदा और होता है, दोनों ही फायदेमंद है वैसे, दोनों से ही फॉरेन एक्सचेंज आता है, बट FII वाला जल्दी क्विट करता है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है. FII वाला थोड़ा जल्दी क्विट करता है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है. और FDI वाला तो यहां इन्वेस्ट करता है, अपना प्लांट मशीन लगाता है. अब बच्चों इसके बहुत सारे मेरिट्स हैं. ये तो मैंने बताया कि ग्लोबलाइजेशन कैसे होता है, क्या होता है, और बहुत बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. फिर एज आई टोल्ड यू, आइदर यू मेक सब्सिडरी कंपनी इन दैट कंट्री. देयर इज अ कंपनी लॉ में एक प्रोविजन है होल्डिंग एंड सब्सिडरी का, तो आप उधर अपनी एक कंपनी खोल सकते हो, जैसे यूनिलीवर ग्रुप ने, जैसे यूनिलीवर ग्रुप ने इंडिया में खोली है हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसका नाम हिंदुस्तान और रख दिया, लोग और कंफ्यूज होते हैं. लोग सोचते हैं हिंदुस्तान नाम है तो इंडियन कंपनी है. तो एक्सपोर्टिंग के थ्रू होता है, लाइसेंसिंग ले सकते हो, यू कैन मेक अ सब्सिडरी कंपनी इन दैट कंट्री, यू कैन अपॉइंट फ्रेंचाइजी, यू कैन मेक अ जॉइंट वेंचर ऑफ लाइक विद इन इंडियन कंपनी और फॉरेन वालों से, यदि वो इधर आ रहे हैं, हम अब्रॉड जा रहे हैं, तो उधर की किसी कंपनी से मिलकर टाई हैंड्स करके वी कैन डू जॉइंट. ये तरीके हैं कि हम कैसे ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं. फिर आता है बच्चों इसके बहुत सारे फायदे हैं, लॉट ऑफ एडवांटेज. एक तो बच्चों फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीजेस, जैसा इंडिया में हुआ, बहुत बढ़ जाता है. फिर बेटर टेक्नोलॉजी गिव्स बेटर प्रोडक्ट. फिर देन वी हैव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. जहां पर एफडीआई आएगा वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा. ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि इंडिया में जब एम्प्लॉयमेंट, जब ये मैगडीज और हुंडई और मारुति सुजुकी आए, तो इन्होंने इंडियंस, इनकी वर्कशॉप में, इनके यार्ड में, इनके शोरूम में हमारे ही तो बच्चे हैं, यही लोग तो काम करते हैं, तो रोजगार तो जनरेट हो रहा है ना. फिर बेटर पोजीशन इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. better position of balance of payment. Then career opportunities. हालांकि ये एम्प्लॉयमेंट से लिंक हो सकता है. करियर अपॉर्चुनिटीज, आप लोग बहुत सारे बच्चे जो आप सुन रहे होंगे वो सोचते होंगे कि हम किसी एमएनसीज में जाए, गुड पे मास्टर्स होते हैं, दे गिव गुड सैलरी, नॉट ओनली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, दे पे गुड सैलरी बिकॉज द कॉर्पोरेट कल्चर इज देयर एंड दे आर वेल ऑफ पे मास्टर्स. Then
greater availability of product. देन जब इंटरनेशनल बैरियर्स नहीं होते तो रॉ मटेरियल चीपर हो जाता है, बिकॉज अब्रॉड से भी ले सकते हो. रॉ मटेरियल इज अवेलेबल at competitive price. Because of international raw material also you get. जरूरी कोई है कि इंडिया वाला ही लेना है, अब्रॉड वाला भी ले सकते हो. Then harmonious relations with other countries of world. अदर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड से भी हमारे अच्छे रिश्ते हो जाते हैं, बिकॉज वी हैव अ exchange of products, services, technology. So our Indians are visiting China, Korea. Nowadays nobody wants to take the name of China, I know. Japan, America, Britain, because of exchange of technology. एक बार तो हम अपने इंडियंस को भेजेंगे ना, उधर जाओ और कुछ सीख के आओ, उधर की टेक्नोलॉजी फॉलो करो, उधर का वर्क कल्चर फॉलो करो. मारुति सुजुकी में हर एम्प्लॉय ऑलमोस्ट abroad जापान जाके आता. Why? He learns the production practices, work culture there, their techniques, how do they do. Then we follow the same technology, same methodology. फिर enhances FDI. FII. Then consumer is benefited due to better products, variety, and competitive price. And government also gets good taxes. Good tax revenue from MNCs. गवर्नमेंट के भी मजे हो जाते हैं, कस्टम ड्यूटी मिलती है, इनकम टैक्स बहुत हाई होता है फॉरेन कंपनीज पे, तो इस तरीके से गवर्नमेंट को भी ह्यूज रेवेन्यू मिलता है. तो कुल मिला के और भी कुछ फायदे होंगे जो अभी और हो सकते हैं. अब आता बच्चों, खाली इसके मेरिट्स ही नहीं है, कुछ डीमेरिट्स भी हैं. एक तो बच्चों सबसे बड़ा डीमेरिट, अब प्रेशर ऑन द डोमेस्टिक फर्म्स. बिकॉज when you as I told you कि जब इंडियन कंपनी अब्रॉड वालों के साथ काम करती है तो उसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है. वो प्रेशर क्यों क्रिएट होता है? बिकॉज द फॉरेनर्स आर बिग जाइंट्स. वो ट्रेंड लोग होते हैं, एक्सपीरियंस होता है, अपनी कंट्री को टैप करने के बाद वो इंडियन मार्केट में आते हैं. तो जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो बहुत बहुत प्रॉब्लम में आती है, उनको टेंशन हो जाती है. कई बहुत सारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, दे आर लूजर. स्मॉल स्केल एंड MSMEs, micro, small and medium enterprises are loser.
क्योंकि रीजन है डिफिकल्ट टू फेस कंपटीशन फ्रॉम बिग जाइंट्स, जो फॉरेन एमएनसीज हैं उनका मुकाबला करना कठिन होता है। फिर ये जो एमएनसीज इंडिया में आती है उनका एब्सोल्युटली प्रॉफिट मोटिव होता है। इंडिया के वेलफेयर से उन्हें कोई, वो बात अलग है हम उनसे टैक्स लेते हैं, बट वो लोग फॉरेन कल्चर को प्रमोट करती हैं। दे एक्सप्लॉइट द इंडियाज मार्केट। फॉरेन एमएनसी exploit India's market for profit. Then exploitation of labor. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर होता है जब ये एमएनसीज इंडिया में काम करती है तो उनका वर्क कल्चर थोड़ा फॉरेन जैसा होता है। लॉन्ग लॉन्ग आवर्स वो लोग काम करते हैं, बहुत बहुत आवर्स, दे वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। एंड लेबर जो इंडिया के स्टाफ है वो लोग भी स्ट्रेस में आते हैं क्योंकि वो फॉरेन कल्चर फॉलो करने लगते हैं। सो दे आर मोर इनटू लाइक अ मेंटल प्रेशर फॉर लॉन्ग आवर्स वर्किंग इन, बिकॉज these MNCs are not in the government sector, they work in a private sector. फिर बच्चों कई बार यह भी देखा गया कि इन कंट्रीज में जो सबसे बेकार प्रोडक्ट होगा, जो उनके देश में नहीं बिकेगा, वो इधर बेचेंगे। Sometime it has been seen that products sold by those MNCs are rejected products in that country. Sometimes foreign MNCs sell rejected products of their country in India. फिर बच्चों जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है, जो कल्चरल वैल्यूज है, समटाइम दे आर इग्नोर्ड। फॉरेन एमएनसीज इग्नोर इंडियाज ट्रेडिशनल एंड cultural values. They sometimes harm. So these are the kind of drawbacks. बट एक चीज मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि ये जो फॉरेन एमएनसी जब इंडिया में आती है तो इंडिया में उनको एक बहुत बड़ी खूबी दिखती है, वो है इधर जो मैन पावर है वो बहुत लो प्राइस पे अवेलेबल है, बिकॉज वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन एंड ग्रेट अनएम्प्लॉयमेंट। तो उनको बहुत सस्ती रेट पर, लो कॉस्ट पे दे गेट एम्प्लॉयज एट अ वेरी लो कॉस्ट। आपने बच्चों एक बीपीओ का नाम सुना होगा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग करके। ये एक तरह से इनके लिए एक वर्ड यूज होता था, कॉल सेंटर्स। ये लोग यूएसए वाले, ब्रिटेन वाले क्या करते हैं, यदि उधर अभी क्योंकि इंटरनेट आ गया, इधर के बंदे उधर लेके जाएंगे तो उधर रहेंगे भी, उधर के एडवांटेज लेंगे, उधर भीड़ भी होगी, रोज अब तो इश्यूज हो रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, बंदे को बोलते हैं तुम इंडिया के बंदे हो, इंडिया में ही रहो, you should be good English speaking person and you have to work in late night
बिकॉज व्हेन यूएसए में देर इज अ डे टाइम, इधर इवनिंग आवर्स होते हैं. एवरीबडी नोज देर इज अ लॉन्ग आवर्स गैप. सपोज इधर अभी इवनिंग हो रही है, उधर अभी सुबह होने वाली है. तो ये बीपीओ जो है, कॉल सेंटर्स जो है, ये काम करते हैं. इंडिया में एम्प्लॉयमेंट तो मिलता है मगर इधर बहुत सस्ता होता है. इंडिया में एम्प्लॉयमेंट तो मिलता है मगर ये बहुत सस्ता काम होता है. इधर इधर बहुत आराम से उनको सस्ती लेबर मिल जाती है, तो उधर से वो इंटरनेट से काम देते हैं. इधर काम हो जाता है तो वापस चला जाता है. कई बार मैंने देखा है कुछ ऐसे स्टूडेंट जो कॉल सेंटर में काम करते हैं, अगर जो उनको उधर के इंश्योरेंस प्रीमियम देने वाले लोगों को जगाना है, तो वो खुद बेचारे पहले तो यहां जागते हैं. उनको जगाना मीन्स अवेक करना है, तो इधर से रात को बैठ के कॉल्स करते हैं उधर, इंटरनेशनल कॉल्स, और कंपनी का काम करते हैं. उनको इस बात के पैसे मिलते हैं. तो बहुत लो कॉस्ट पे ये एमएनसीज जगह जगह पे बीपीओज बना लेती हैं और उधर काम करती है. अभी बहुत साल से आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम चलाई है, मेक इन इंडिया. एक ये और एक स्टार्टअप्स. ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत कोशिश की है, ऑल्दो जो भी रिजल्ट्स मिल रहे हो, बट ये उनकी बहुत अच्छी पहल है. वो कहते हैं इनोवेटिव आइडियाज लाओ, इंडिया में बनाओ, इंडिया में असेंबल नहीं करो, इधर आओ, इधर बनाओ. वी विल गिव यू लॉट ऑफ फैसिलिटीज, ईज टू डू बिजनेस हम तुमको देंगे, सिंगल विंडो सिस्टम देंगे, बहुत पैसे की बचत होगी, बट तुम इंडिया में आके काम करो. व्हाट आवर प्राइम मिनिस्टर इज ट्राइंग. ये भी ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट है कि वो चाहते हैं फॉरेन से लोग आए, फॉरेन करेंसी आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आए, और मेक इन इंडिया हो. इंडिया में कल्चर प्रमोट हो, वर्क कल्चर. तो ये बच्चों इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन के फायदे और नुकसान दोनों हैं. लेकिन अभी इंडिया जैसी कंट्री में जहां पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत हो, फॉरेन एक्सचेंज के क्राइसिस हो, उधर तो पूरी कोशिश क्या है कि फॉरेन कंपनीज आए, फॉरेन मनी आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए. तो मैंने ये आपको बताया, कितनी भी कमियां हो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के स्टेप्स में, मगर ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये अब रिवर्ट नहीं जा सकता. तो ये आने वाले समय में और बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं. और एज आई टोल्ड यू, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इतना नेगेटिव है आज भी कि हमें हर हाल में फॉरेन एक्सचेंज चाहिए ही चाहिए. बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट आज भी बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव. इंपोर्ट्स ज्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कम है. और ये बच्चों ये भी एक प्रॉब्लम है, हमसे जुड़ता हुआ चाइना है, उधर टेक्नोलॉजिकली दे आर स्ट्रॉन्गर, मच मोर स्ट्रॉन्गर देन इंडिया. तो मैनी फॉरेन कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग में, मेक इन इंडिया में, वो लोग चाइना जाना चाहते हैं. अभी वो बात अलग है कि इस पूरे पैंडेमिक से कुछ माहौल बदल गया हो लोगों, लेकिन मैंने कहा ना, कुछ समय के बाद हर कोई ये सोचता है मुझे पैसे की बचत कहां है. तो दे हैव, यस, cost of production at China is minimum in the international market, no doubt. China has captured huge manufacturing because cost of production in China is minimum. They have kept like technology and manpower skilled, their education system. They are, remember, चाइना जो है वर्ल्ड की डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है. चाइना बच्चों वर्ल्ड की डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है. तो उधर स्ट्रिक्ट लॉज है, गवर्नमेंट का स्ट्रांग कंट्रोल है, पॉपुलेशन पे बहुत कंट्रोल है. इंडिया की इलिटरेसी बहुत बड़ा रीजन है. illiterate people of country, they are giving huge population.
तो इसलिए इंडिया के लिए गवर्नमेंट बहुत कोशिश करती है, बट ये रियली नो डाउट दैट ग्लोबलाइजेशन हैज गिवन अस अ बेटर इकोनॉमिक सिचुएशन एज वी हैड एट द टाइम ऑफ 1991। इसमें बच्चों कोई शक नहीं है। तो ग्लोबलाइजेशन अब रिवर्ट नहीं हो सकता, कोई भी कंट्री इसमें जा ही नहीं सकता पीछे। क्योंकि एक और चीज, जब हम ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हैं तो कभी भी WTO का रोल भी हमें नहीं भूलना चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कोई इंटरनेशनल लेवल पे डिस्प्यूट्स होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, WTO इज अ मीडिएटर। दे रिजॉल्व डिस्प्यूट, दे ट्रेंड। और एक चीज बच्चों इसमें और ज्यादा जो मैं अभी पढ़ रहा हूं, जहां जगह जगह पे जहां भी नोट्स मिलते हैं, वो ये कह रहे हैं साफ साफ, फॉरेन कैपिटल भी आती है, फॉरेन टेक्नोलॉजी भी आती है। एक अगेन वो बीच में फिर बताने लग गए कि फॉरेन कैपिटल, फॉरेन टेक्नोलॉजी, ये भी इंडिया में आती है जब हम मतलब ग्लोबलाइजेशन से जिस भी होस्ट कंट्री में जाते हैं। और नो हाउ, और हम उन प्रोडक्ट्स को फिर हम भी सीखते हैं उनसे। अब क्या होता है, एक चीज आप सोचिए, ये जो पढ़ाई आप कर रहे हो, यदि इसमें ट्रेनिंग नहीं है तो आप बिल्कुल भी स्किल्ड नहीं हो। मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ाई है ये। यदि हम किसी से पूछते हैं कि तुमको क्या आता है, तुम ये बीकॉम कर रहे हो, तुम क्या कर सकते हो, तो वो बहुत बेसिक बेसिक चीजें जानता है ना। तो वो ये कहता है मुझे, मेरे को, मैंने कहीं ट्रेनिंग ली ही नहीं है, मैंने सीखा ही नहीं है। तो जब ये फॉरेन कंपनीज आती है इंडिया में और इंडियंस इसमें काम करते हैं, तो उनका भी लेवल इंप्रूव्ड होता है उन प्रोडक्ट्स को देखकर। वो भी कंपटीशन एक्सेप्ट करते हैं और उनकी टक्कर लेने लगते हैं। क्योंकि जैसी संगति में हम रहेंगे वही लेवल हमारा हो जाता, फिर इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। यदि वो लोग बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हैं और तेजी से बनाते हैं, तो हमने क्या पाप किए हैं, हम भी सीखेंगे। तो हम लोग इंडियन फर्म्स लर्नर हो जाती हैं। वी बिकम लर्नर, वी लर्न एंड वी कॉपी एंड वी गेट एडवांटेज। तो जैसी संगत वैसी रंगत है। इसी बहाने उन फॉरेन एमएनसीज के साथ रहकर इंडियन एम्प्लॉइज का भी लेवल हाई हो जाता है। फिर हमारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी फ्लरिश करने लगते हैं, इंप्रूव करने लगते हैं। दे इंप्रूव, दे आर ऑल्सो हैप्पी। फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, उधर से डिपॉजिट्स आ रहे हैं, इंडियन बाहर जा रहे हैं तो पैसा इंडिया भेज रहे हैं, तो बैंकों के मजे हो रहे हैं, एनआरआईज के डिपॉजिट्स हो रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज में। वो भी यदि कनाडा में बहुत सारा पंजाब बसता है, तो उन पंजाबी के पेरेंट्स तो पंजाब में हैं, तो वो इधर तो आते हैं, पैसा तो लाते हैं, सारे को ही ले जा लेते हैं उधर। बस इसमें एक ड्रॉबैक और भी लिखा है कि डिविडेंड और कमाई करके, रॉयल्टीज एंड कमाई करके, ये लोग इंडिया से ह्यूज कमाई रॉयल्टीज के फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में, दे टेक आउट द मनी फ्रॉम इंडिया। रॉयल्टीज डिविडेंड के फॉर्म में those MNCs take out huge profits from India। अब बच्चों, जब वो लोग सुपीरियर है, हमसे एडवांस्ड है, तो उसका एडवांटेज तो लेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो वो भी करेंगे ना, पागल तो वो भी नहीं है। फिर एक और है बच्चों, मॉरल वैल्यूज, सोशल कल्चर जो है ये हमारा गिर रहा है।
क्योंकि हमारे बच्चे अपना ही कल्चर भूलते जा रहे हैं फॉरेन कल्चर को फॉलो करने में। वो लोग बच्चों पार्टीज, फॉरेन कल्चर, वाइन वगैरह पीना, फीमेल्स भी ऐसे पीने लगती है जी, यहां तो क्या फर्क है। इंडियन कल्चर छोटे शहरों का अलग है, वो जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं उनको भी हार्म हो रहा है। ये है, तो ये तो बच्चों अब बच्चे लोग खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। फिर जो हमारी डेवलप्ड सिटीज हैं वो ओवर क्राउडिंग हो रही हैं, क्योंकि ये सारी एमएनसी बड़ी बड़ी सिटीज को सेलेक्ट करती है, जहां उन्हें पढ़े लिखे बच्चे मिले, क्लाइंट्स मिले, वहीं वहीं ये अपने शोरूम्स खोलते हैं, अपने जॉइंट्स खोलते हैं, जो भी इनके वियरिंग अपैरल्स है, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है। गांव में कोई खरीदार मिलेगा ही नहीं, गांव में सिंपल लिविंग होगी। तो ये लोग जो हमारे शहर हैं वो बहुत ओवर क्राउडेड हो रहे हैं, ह्यूज ट्रैफिक प्रॉब्लम हो रही है। तो अर्बन एरियाज इसकी वजह से बहुत क्राउडेड हो रहा है, क्योंकि हर आदमी, अब मैंने देखा है कि जब ये सारे जॉइंट्स, ईटिंग जॉइंट्स एंड ऑल सब इंडिया में शहरों में होते हैं, तो सब लोग गांव से शहरों की तरफ भागते हैं। वो कहते हैं नहीं, उधर हमको ये नहीं मिलता है, ये मॉल कल्चर, ये ईटिंग जॉइंट्स, ये फॉरेन ब्रांड्स, ये सब डेवलप्ड शहरों में ही मिलता है, पढ़े लिखे में एंड ऑल। तो लोगों का गांव से मोह भंग हो रहा है, दे आर रशिंग टुवर्ड्स अर्बन एरिया बिकॉज ऑफ दीज एमएनसीज। ये बच्चों ग्लोबलाइजेशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था।